प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में हमारा टॉपिक रहेगा शक्ति के प्रकार। गत व्याख्यान में हमने शक्ति का अर्थ, उसकी परिभाषा और स्रोत के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में हम आगे शक्ति के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। शक्ति बल प्रयोग की क्षमता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग किया जाना। इसके कई तरह के प्रकार हैं और विभिन्न विद्वानों ने इसके प्रकार को लेकर अलग अलग अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। गोल्डहैमर एवं एडवर्ड शिल्स के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। व्यवहार में परिवर्तन की इस धारणा के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की होती है: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। शक्तिवान व्यक्ति बल का प्रयोग करता हुआ उस समय कहा जाता है जिस समय वह अधीनस्थ व्यक्तियों के व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। जब शक्तिवान व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह प्रभुत्व कहलाएगा। प्रभुत्व आदेश या आग्रह के रूप में हो सकता है। चातुर्य दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का तरीका है जिसमें प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया जाता कि शक्तिवान व्यक्ति आखिर उनसे क्या चाहता है। मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करता है और उसे वह सत्ता भी कहता है, जिसे व्यक्तियों या अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है या अधिकारपूर्वक माना जाता है, उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसे मैक्स वेबर दमन कहता है। वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 प्रमुख रूप बताए: कानूनी या वैधानिक, परंपरागत और तीसरा है करिश्मावादी। जब अधीनस्थ लोग शक्तिवान व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानूनों, निर्देशों एवं डिक्रियों की वैधानिकता में विश्वास करते हैं तो यह औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक कहलाती है। जब शक्तिवान द्वारा प्रसारित आदेशों के परंपरा के आधार पर पवित्र माना जाए अथवा परंपरा के कारण ही वह शक्ति का प्रयोग करे तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का परंपरागत रूप कहा जाएगा। और तीसरा, जब औचित्य की मान्यता का आधार शक्तिवान के व्यक्तिगत गुणों के प्रति भक्ति होती है तो वह करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति कही जाती है। करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति के अंतर्गत अनुयायियों को अपने नेता की विशेषताएं प्राय अद्वितीय प्रतीत होती हैं और उनके सम्मुख वे पूर्ण समर्पण भी कर देते हैं। पंडित नेहरू को अपने प्रधानमंत्री काल के अधिकांश वर्षों में और 1971-72 के वर्षों में श्रीमती गांधी को भारतीय जनता पर करिश्मावादी शक्ति ही प्राप्त थी। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति नेहरू और गांधी, जो श्रीमती गांधी हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे और स्वतः ही उनके आदेशों का पालन भी करते थे, उनकी इच्छाओं का पालन वो करते थे। बायस्टर्ड ने शक्ति के अनेक प्रकार बताए जिनमें उन्होंने कहा कि दृश्यता के आधार पर शक्ति अदृश्य या प्रकट हो सकती है। शक्ति के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न शक्ति कहा जाएगा तथा उसका प्रकट रूप अभिव्यक्त होने पर उसे सत्ता, बल आदि कहा जाएगा। दमन की दृष्टि से उन्होंने दमनात्मक या अदमनात्मक शक्ति के बारे में बताया। औपचारिकता की दृष्टि से औपचारिक और अनौपचारिक भी हो सकती है और शक्ति प्रयोग की दृष्टि से यदि शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक द्वारा किया जाए तो वह प्रत्यक्ष और अधीनस्थों द्वारा प्रयोग होता है तो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। तो शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से एक पक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकती है। केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से वे केंद्रित, विकेंद्रित अथवा विस्तृत हो सकती है। केंद्रित में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है,
विकेंद्रित होने पर शक्तियां अनेक अधीनस्थ निकायों को स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त आधारों पर प्रदान की जाती है। विस्तृत शक्ति का स्वरूप बिखरा हुआ, अस्पष्ट एवं प्रसुप्त होता है, जैसे जनशक्ति क्षेत्रीयता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय भूखंड विशेष से संबंधित होती है और शक्ति की मात्रा एवं प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को महान, मध्यम तथा निम्न शक्तियां कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति के कई तरह के रूप हो सकते हैं। शक्ति प्रयोग की कुछ सीमाएं भी हैं और ये सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे पुरस्कार, दंड, आर्थिक लाभ देना या रोकना आदि। इन साधनों की मात्रा एवं प्रकार देश, काल और संस्कृति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण या अपमान, इसमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार संस्था पर शक्ति का प्रयोग करते हुए धमकी या प्रलोभन में से किसी की भी आवश्यकता अनुसार किसी को भी चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए या तो कांग्रेस सदस्यों एवं उनके अनुयायियों को पदों का प्रलोभन देता है अथवा विशेष सम्मेलन बुलाने या मतदाताओं से सीधे अपील करने की बात करता है अथवा विधेयक विशेष पर निषेधाधिकार के प्रयोग की धमकी भी देता है। इनमें से एक साधन के असफल रहने पर दूसरे साधन को अपनाया जा सकता है। सामान्यतः शक्ति प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कभी कभी इसमें असफल भी होना होता है। किंतु शक्ति प्रयोग स्वच्छंद नहीं होता, उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध है, सीमाएं हैं। ये सीमाएं अनेक बातों से संबंध रखती है, जैसे इतिहास और परंपराएं, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके या राजनीतिक विकास का प्रभाव। इसके अलावा जैसे धर्म है, नैतिकता है और दबाव समूह आदि का दबाव, ये सारे उस पर प्रतिबंध रखते हैं। शक्ति की सीमाएं प्रयोगकर्ता के लक्ष्य, उसके उद्देश्य, उसकी क्षमता, पारस्परिक संबंधों, प्रतियोगिता और कार्य पद्धतियों और वातावरण संबंधी कारणों आदि से भी उत्पन्न होती है। राजनीति विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण यदि हम इस पर विचार करें तो जॉर्ज कैटलिन और लासवेल के नाम सबसे पहले आते हैं और वर्तमान समय में शक्ति की धारणा ने पर्याप्त महत्व और लोकप्रियता भी प्राप्त कर ली। लासवेल वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली शक्ति के शोधकर्ता के रूप में माने जाते हैं और जॉर्ज कैटलिन भी इससे पीछे नहीं है। जॉर्ज कैटलिन ने जो शक्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, उसमें उन्होंने ये कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इन्होंने शक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर व्यवस्थित सिद्धांत अथवा संकल्पनात्मक संरचना का विकास किया। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है और इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा होती है और यही इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार है। अपनी इच्छा लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है और जब व्यक्ति इस दिशा में चेष्टा करता है यानी प्रयास करता है, तभी शक्ति या संघर्ष के तत्व का उदय भी हो जाता है। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है तो शक्ति या संघर्ष तत्व उदय हो जाता है। शक्ति का अध्ययन पूर्ण रूप से यह स्पष्ट नहीं करता कि सरकार समाज को किस प्रकार नियंत्रित करती है अथवा व्यवस्था की स्थापना कैसे करती है, वरन इसके द्वारा इस व्यापक समस्या पर विचार किया जाता है कि एक व्यक्ति या समूह दूसरों की इच्छाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। कैटलिन ने यह कहा कि इच्छाओं के संघर्ष को राजनीति विज्ञान का आधार बनाया जाए तो राजनीति विज्ञान की शेष विषय वस्तु स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगी। इसी तरह से लासवेल ने भी शक्ति की अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण किया और कैप्लान की रचनाओं में
हमें मिलता भी है। यद्यपि कैटलिन और लासवेल दोनों ही विचारक शक्ति पर जोर देने के संबंध में एक मत है, लेकिन लासवेल ने राजनीति के अध्ययन को कैटलिन की अपेक्षा कुछ व्यापक दृष्टि से देखा। तो लासवेल का विचार है कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं है, वरन यह समाज के मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं मूल्य दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए और इन दोनों की परस्पर निर्भरता को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। अर्थात लासवेल ने यह कहा कि शक्ति और मूल्य ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है समाज में, और राजनीति विज्ञान में शक्ति और मूल्य इन दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है में स्पष्ट किया कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या है। यह पुस्तक मुख्य रूप से उन साधनों का वर्णन करती है जिसके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति के पद पर पहुंचते हैं और कायम रहते हैं तथा अपनी सुरक्षा, आय और आदर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि हम राजनीतिक विचार को बदलते हुए मूल्यों के रूप में या रूप का अध्ययन करें या माने तो लासवेल की यह पुस्तक संपूर्ण प्रक्रिया के केवल एक छोटे भाग मात्र को अभिव्यक्त करने वाली समझी जाएगी। अनेक विचारकों ने लासवेल की धारणा को एक संकीर्ण विचारधारा भी माना, क्योंकि इनके आधार पर लासवेल ने राजनीति विज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु को शक्ति के लिए संघर्ष मान लिया है। इसके बाद लासवेल की एक अन्य पुस्तक शक्ति और समाज भी प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में उन्होंने मूल्यों के वितरण को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित कर लिया। तो इस तरह से जब शक्ति की बात आती है, राजनीति विज्ञान में शक्ति के अध्ययन की बात आती है, तो लासवेल और कैटलिन इन दोनों के विचार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन्यवाद।